Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel and guys हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। यहाँ पर हम 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होने वाले हैं। यहाँ पर पैसेज के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उससे क्या होता है आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल आपका सेशन रहने वाला है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम मिस ना हो, साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। Okay guys, so without wasting much more time, let's move towards our topic. So let's get started. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एज वी ऑल नो दैट कि हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो ये 5 क्वेश्चंस जो हमारे स्टार्टिंग के रहने वाले हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को एंड दीज क्वेश्चंस आर, ये जो पैटर्न है ये आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग। अब देखिए विजुअल एड्स की अगर हम बात करें तो ये आपकी क्या होते हैं, इनको हम हिंदी में कहते हैं दृश्य सामग्री। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका प्रोजेक्टर आता है, कोई वीडियो क्लिप आती है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा एड जो मतलब जिससे बच्चे जो हैं वो जो लर्निंग करें वो उसको देख कर करें। ठीक है, तो पिक्चर्स भी होती हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि टीचर्स इन विजुअल एड्स का इस्तेमाल लर्निंग को कैसा बनाने के लिए करता है। क्या लर्निंग को सिंपल बनाने के लिए विजुअल एड्स का उपयोग किया जाता है या फिर उसको ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसको क्विक जल्दी करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सभी को पता है कि जो विजुअल एड्स होते हैं उससे जो टीचिंग होती है वो आपकी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो देखने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं इन कंपैरिजन टू हेयरिंग। ठीक है, सुनते सुनते जब उनको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही होती है तो वो बहुत अच्छे से उसको एक्वायर नहीं कर पाते। लेकिन अगर किसी चीज़ को उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है और उसको दिखाया भी जा रहा है तो वो बहुत जल्दी उसको कैप्चर कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप सभी ने देखा होगा अपनी कॉमन लाइफ में कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप अगर आपसे कोई भी एक 3 आवर्स बैठकर आपको एक रीडिंग करके किसी भी कंटेंट की रीडिंग करेगा, अगर वो कंटिन्यू 3 आवर्स, तो आप उस रीडिंग उस कंटेंट को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप जो 3 आवर्स की मूवी देखते हो वो मूवी आपको कंप्लीटली समझ में आ जाती है और आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए आप आंसर कर देते हो। तो ये इफेक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि आपने उस चीज़ को देखा साथ साथ उसको सुना भी। तो जो नॉलेज जो आपके सेंस ऑर्गन्स थे वो वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहे थे। ठीक है, इन कंपैरिजन टू ओनली हेयरिंग। सो यहाँ इसीलिए जो टीचर्स जो हैं वो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सके। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशन लेवल इज टू। अब देखिए हायर एजुकेशनल लेवल की बात हो रही है, यानी कि आपके ग्रेजुएशन और आपकी पीजी की बात हो रही है। तो इस एजुकेशनल लेवल पर टीचर का रोल क्या रहता है? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट। क्या वो स्टूडेंट को सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे या फिर उनमें सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करे या फिर एनकरेज करे हेल्दी कंपटीशन को स्टूडेंट्स के बीच में या फिर स्टूडेंट्स की मदद करे टू सॉल्व देयर पर्सनल
प्रॉब्लम्स, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी मदद करें। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। टीचर का रोल उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या फिर उसमें इंटरेस्ट लेने का नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चाहे वो जो स्टूडेंट है उसकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम से टीचर को कोई भी मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। तो कंपटीशन को एनकरेज करने का रोल टीचर का नहीं होता है। कंपटीशन जो है वो स्टूडेंट्स में खुद ही आता है कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें इससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, मेरिट लिस्ट में आना है तो हमें हायर मार्क्स अटेन करने होंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स में खुद से ही आता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट। ठीक है, टीचर का रोल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना तो होता है, सही बात है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि हायर एजुकेशन लेवल में क्या है। तो हायर एजुकेशन लेवल पे क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं उनको स्टूडेंट्स में सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए कि वो खुद से लर्न करें। आपने देखा होगा आपके ग्रेजुएशन, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में टीचर आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराते हैं, वो सिर्फ आपको थॉरोली चैप्टर को एक्सप्लेन कर देते हैं किस टॉपिक में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और वो क्या क्या है, आपको एक हल्का सा व्यू उसका प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद आपको उसको खुद ही क्या करना होता है, उसको डिस्क्राइब करना होता है अपने वर्ड्स में, आप जिस तरह से उसको एक्सप्लोर कर सकें वैसे। तो यहाँ पर सेल्फ लर्निंग जो है स्टूडेंट्स में उसको प्रमोट करने का टीचर का रोल रहता है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड यू लाइक द मोस्ट। तो अब इनमें से कौन से टीचर्स को आप सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? वो टीचर जो पंक्चुअल हो, या वो टीचर जिसके पास रिसर्च एप्टीट्यूड हो, या वो टीचर जो लविंग हो और उसके पास आइडियलिस्टिक फिलॉसफी हो, या फिर वो टीचर जो कि स्टूडेंट को अम्यूज़ करता हो, उनका मनोरंजन करता हो। तो यहाँ पर देखिए जब हम ऑप्शंस को कट करने चलेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कट होने वाला है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि टीचर कोई मैजिशियन नहीं है, कोई जादूगर नहीं है, कोई कॉमेडियन नहीं है जो कि हमारा मनोरंजन करेगा। ठीक है, टीचर क्या है, एक सुविधा प्रदाता है। ठीक है, हमें हमारी एक मार्गदर्शक है। तो इसलिए यहाँ पर अम्यूजेस जो वर्ड है नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। नेक्स्ट है कि उसकी वो लविंग होना चाहिए और उसमें हाई आइडियलिस्टिक फिलॉसफी होनी चाहिए। बात ठीक है, लेकिन बात मोस्ट की आ रही है, तो मोस्ट में यहाँ पर क्या फ़ायदा कि टीचर प्यार करने वाला तो बहुत हो, आदर्श भी हो वो, लेकिन उसमें अगर नॉलेज की कमी है या फिर उसके पास मान लीजिए नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, वो आपको अच्छे से अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है अपनी, तो तब भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या ऐसे टीचर को आप पसंद करके क्या ही करोगे, है ना। आप टीचर के पास क्यों गए? ताकि आप नॉलेज एक्वायर कर सको, कुछ बन सको, अपनी लाइफ में सक्सीड हो सको। तो क्या प्यार तो हमें घर में हमारे पेरेंट्स भी कर लेते हैं, टीचर के प्यार की हमें क्या ज़्यादा ज़रूरत है? प्यार लेने आप थोड़े ना स्कूल जा रहे हो, प्यार तो आपको घर में भी मिल रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पंक्चुअलिटी टीचर की ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर पंक्चुअल नहीं है, अगर थोड़ा हो सकता है कभी ट्रैफिक जैम हो जाए तो उस वजह से थोड़ा स्कूल लेट पहुँचे, या फिर क्लास में किसी और इशू की वजह से थोड़ा सा लेट आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर जो है वो आपका अच्छा नहीं है। ठीक है, या फिर आप उसे लाइक नहीं कर सकते उसके सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि वो पंक्चुअल है या नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि हम यहाँ पर नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और नेट का एग्ज़ाम आप कब देते हो? जब आप अपना पीजी कर रहे होते हो या फिर पीजी कंप्लीट कर चुके होते हो। तो अगर पीजी की हम बात करें तो वहाँ पर जो टीचर होगा जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करोगे वो टीचर वो होगा जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, ताकि वो आपको रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके और आप रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ सकें। क्योंकि आपको अपने पीजी के बाद किसी को पीएचडी करना होता है, किसी को रिसर्च में जाना होता है, आपको नेट क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर आपको जो टीचर
रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वही टीचर को आप पसंद करेंगे। इसलिए टीचर के पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर। ठीक है, अब माइक्रो टीचिंग यानी जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्टूडेंट टीचर के लिए कब? क्या प्रैक्टिस टीचिंग के टाइम पर, या फिर प्रैक्टिस टीचिंग के बाद, या फिर प्रैक्टिस टीचिंग से पहले, या फिर नन ऑफ द अबव? तो बिल्कुल क्लियर है कि जो माइक्रो टीचिंग है, जो सूक्ष्म शिक्षण है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा? जब टीचिंग चल रही होगी तब। टीचिंग के बाद आप सूक्ष्म शिक्षण का क्या ही इस्तेमाल करेंगे? कोई नहीं। ठीक है, टीचिंग होने से पहले भी सूक्ष्म शिक्षण का कोई भी उपयोग नहीं होगा। और ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि जब टीचिंग चल रही होगी तभी आप माइक्रो टीचिंग जो होगी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग। अब टीचिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा कम उपयोगी कौन सा कारक है? क्या स्टूडेंट को पनिश करना, या फिर क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करना कम इम्पॉर्टेंट कैसे हो सकता है? आप खुद ही बताइए। अगर क्लास में डिसिप्लिन नहीं होगा, मान लीजिए टीचर आपको पढ़ा रहा है और कोई भी स्टूडेंट जो है वो वाटर के लिए जा रहा है, एक नहीं दो जा रहे हैं, दो स्टूडेंट्स आपस में गॉसिपिंग कर रहे हैं, टू स्टूडेंट्स अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो जब क्लास में या टू स्टूडेंट्स आपस में टॉकिंग कर रहे हैं, कोई क्वेरलिंग कर रहा है, क्लास में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्लास का डेकोरम मेंटेन नहीं होगा तो टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए ये लीस्ट तो नहीं हो सकता, डिसिप्लिन होना तो मस्ट है कोई भी क्लासरूम हो। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा, लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वे। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि इम्प्रेसिव वे में लेक्चरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर इम्प्रेसिव वे में लेक्चरिंग नहीं होगी तो स्टूडेंट्स गेट्स बोर, है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने भी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि विजुअल एड्स अगर जब होते हैं तो स्टूडेंट जो होते हैं वहाँ एक्टिव होते हैं और उनकी लर्निंग जो होती है वो वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव होती है। टीचर अगर उसको नॉलेज बहुत है लेकिन अगर वो अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपनी नॉलेज को, तो आप उससे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। वो टीचर जैसे अगर नॉलेज भले ही नहीं लेकिन वो अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर रहा है, तो वो टीचर आपके लिए ज़्यादा आप उसको पसंद करेंगे। तो इसलिए लेक्चरिंग इंप्रेसिव वे में ही होना चाहिए, इंप्रेसिव वे में नहीं होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे, पैसिव लर्निंग हो जाएगी। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट है ड्राइंग स्केचेस एंड डायग्राम्स ऑन दी ब्लैक बोर्ड। तो ये भी लीस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए, अगर कोई भी कंसेप्ट टीचर आपको क्लियर कराना चाह रहे हैं, मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि विजुअल एड्स होना ज़रूरी है, तो डायग्राम स्केचेस को बनाना, ठीक है, डायग्राम्स को बनाना एक तरह का विजुअल एड्स ही है। मान लीजिए आपको रेस्पिरेशन सिस्टम अगर पढ़ाया जा रहा है और रेस्पिरेशन सिस्टम समझाया ही ना जाए, ऐसे ही बोल दिया जाए, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया जाए और वहाँ पर भी आपको कुछ समझाया ना जाए, आपको पता ही ना हो कि आपका ईसोफेगस क्या होता है, आपका माउथ कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ होता है, तो आपको अगर थॉरली बोला भी जाएगा कि आपने फूड को मुंह में लिया, ठीक है, आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस थी वो आपके माउथ से स्टार्ट हुई, आपने खाने को चबाया, उसको ग्राइंड किया, वो आपके ईसोफेगस से होते हुए, तो ये जब आपने देखा ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ है तो आप उसको समझ नहीं सकते कि आपकी सलाइवा के साथ वो मिक्स हुआ। तो यहाँ पर इसीलिए जब स्केचेस या डायग्राम्स बनाए जाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो आप क्या होते हैं, जो भी कंसेप्ट आपको समझाया जा रहा है उसको आप अच्छे से एक्वायर कर पाते हैं, उसको अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके टीचिंग में, लेकिन जो पनिशिंग है स्टूडेंट्स की, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है ज़रूर। अब जब बात हो रही है हमारी पीजी की या ग्रेजुएशन की या फिर 12th की भी मान लीजिए, तो स्टूडेंट को यहाँ पर पनिश करना ठीक नहीं है। इवन आपके प्राइमरी में भी स्टूडेंट को पनिश नहीं करना है। तो पनिशिंग जो है यहाँ पर, ये आपकी कम इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर यूजेस। नल हाइपोथेसिस के लिए रिसर्चर किसका यूज़ करता है? टी टेस्ट,
एनोवा टेस्ट, X2 या फैक्टोरियल एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें नल हाइपोथेसिस की, सबसे पहले जान लेंगे कि नल हाइपोथेसिस होता क्या है बेसिकली। तो जो नल हाइपोथेसिस है आपका, ये बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी रिलेशन शो नहीं होता है, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं दिखाया जाता है दो पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बीच में, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन ना हो जब दो पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बीच में, यही आपका नल हाइपोथेसिस कहलाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आपके नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, एनोवा का इस्तेमाल करते हो। अब कैसे इस्तेमाल करते हो, तो ये जो एनोवा है इसका इस्तेमाल किया जाता है वेरिएंस के एनालिसिस में, यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। आप वेरिएबल्स का वेरिएंस का जब एनालिसिस करेंगे तो आप एनोवा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एनोवा का इस्तेमाल ये टेस्ट करने के लिए किया जाता है, ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि सर्वे जो है, कि जो सर्वे है आपका, तो जो एनोवा का इस्तेमाल है उसका जो हम यूज़ करते हैं वो वेरिएंस का एनालिसिस करने के लिए तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये भी टेस्ट करने के लिए करते हैं कि जो आपका सर्वे है, ठीक है, जो आपका सर्वे है या फिर आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, सर्वे है, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये जो एनोवा है ये आपको मदद करता है ये फिगर आउट करने के लिए कि आपको ज़रूरत है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की या फिर आपको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये एनोवा जो है इसी बात को फिगर आउट करने में आपकी हेल्प करता है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फीजिबल ओनली व्हेन। तो रिसर्च प्रॉब्लम कब संभव है, जब इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलेवेंस, जब इसकी यूटिलिटी उसमें रेलेवेंस हो, जब ये रिसर्चेबल हो, या फिर इट्स अ न्यू एंड ऐड समथिंग टू नॉलेज, या नई हो या इसमें कुछ नया नॉलेज में ऐड किया जाए। तो यस, रिसर्च प्रॉब्लम तभी संभव होगी जब आप इन सभी को फॉलो कर रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कि जो बिब्लियोग्राफी होती है जो कि आपको रिसर्च रिपोर्ट में गिवन होती है वो क्या है। तो बिब्लियोग्राफी की अगर हम बात करें बेसिकली, तो ये जो बिब्लियोग्राफी है ये आपकी बुक की लिस्ट होती है, ठीक है, ये आपकी बुक की लिस्ट होती है और अदर सोर्सेस होते हैं मटेरियल के, जिसका इस्तेमाल आप रिसर्च पेपर्स को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। बिब्लियोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें आपका एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी आता है, आपका ई न्यूमरेटिव बिब्लियोग्राफी आता है और आपका एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी आता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी, नॉट ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, यानी कि बिब्लियोग्राफी जो होता है वो उनको मदद करता है जो कि आगे रिसर्च करने में इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि बिब्लियोग्राफी क्या है। तो बिब्लियोग्राफी एक लिस्ट है बुक्स की या फिर दूसरा जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, आप जिसका आप इस्तेमाल अपनी रिसर्च पेपर को बनाने के लिए करेंगे, तो उसको आप कब पढ़ेंगे, जब आप रिसर्च में इंटरेस्टेड होंगे। ऑब्वियसली क्लियर है बात, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू। जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो किसकी एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। सो इट इज ऑप्शंस आर सिंथेसिस न्यू आइडियल्स, नए आइडियल्स बनाने में, या फिर एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, नए सिद्धांतों की व्याख्या करने में, या फिर इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग रिसर्च, या फिर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, एग्जिस्टिंग मटेरियल है जो कि रिसर्च को कंसर्न कर रहा है उसको इवैल्यूएट करने में, या फिर जो भी लिटरेचर है उसकी स्टडी करने में वेरियस टॉपिक्स पर। तो
ये जो आपका फंडामेंटल रिसर्च है ये क्या करती है, आपके नए जो सिद्धांत होते हैं उनकी व्याख्या करने में क्या करती है, व्याख्या करने की एक क्षमता होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब आपके क्वेश्चन 11 टू जो 15 क्वेश्चन हैं ये आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पैसेज के क्वेश्चंस देखेंगे। 11 टू 15 क्वेश्चंस को पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पैसेज रीड करेंगे। सो द गवर्नमेंट्स विच फेल टू फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट वेल्थ एंड पब्लिक पावर आर लाइकली टू बिकम। वो गवर्नमेंट जो कि आपके प्राइवेट वेल्थ और पब्लिक पावर के रिलेशनशिप को पर फोकस करने में फेल हो जाती है, वो क्या हो सकती है, फंक्शनल, डिसफंक्शनल, नॉर्मल फंक्शनिंग या फिर गुड गवर्नेंस। वन इम्पॉर्टेंट, वैसे अगर आप हम यहाँ पर देखें तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसके लिए पैसेज पढ़ें, बिल्कुल क्लियर है कि जब कोई चीज़ फेल हो रही है यानी कि तो वो फंक्शनल तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मल फंक्शनिंग भी नहीं हो रही है, फेल हो रही है वो तो, और गुड गवर्नेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, डिसफंक्शनल। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनको आप बिना पैसेज को रीड किए भी लगा सकते हैं। ये आपके क्या करेंगे, टाइम को यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वन इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ अ बैड गवर्नेंस इज अ बेस्ट गवर्नेंस के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, हाई टैक्सेस, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, हाई प्राइजेस, तो करप्शन ही, बाकी सभी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है वो हम पैसेज से पता लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब करप्शन जो है वो रैम्पेंट है, पब्लिक ऑफिशियल ऑलवेज एम टू मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पब्लिक बेनिफिट्स, पब्लिक प्रॉफिट, प्राइवेट प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट गेन्स। Question number 14, productivity linked incentives to public private officials is one of the indicatives for efficient government, bad governance, inefficient government या corruption. Question number 15, the spiraling corruption can only be contained by promoting private profit, anti-corruption campaign, good governance and payoffs and kickbacks. अब एक बार हम पैसेज को रीड कर लेते हैं। All political systems need to mediate the relationship between private wealth and public power. Those that fail risk a dysfunctional government. देखिए यहाँ dysfunctional मिल गया। Captured by wealthy interest. Corruption is one symptom of such failure with private willingness to pay trumping public goals. Private individuals and business firms pay to get routine service and to get to the head of the bureaucratic queue. They pay to limit their taxes, avoid costly regulations, obtain contracts at inflated prices, and get concessions and privatized firms at low prices. If corruption is endemic, public officials, both bureaucrats and elected officials, may redesign programs and propose public projects with few public benefits and many opportunities for private profit. Of course, corruption in the sense of bribes, payoffs and kickbacks is only one type of government failure. देखिए यहाँ पर आपको कुछ words मिल रहे हैं kickback type. Efforts to promote good governance must be broader than anti-corruption campaign. Governments may be honest but inefficient because no one has an incentive to work productively. And narrow elites may capture the state and exert excess influence on policies. Bribery may induce the lazy to work hard and permit those not in the inner circle of cronies to obtain benefits. So, however, even in such cases, corruption cannot be confined to functional areas. It will be temptation whenever private benefits are positive, and it may be a reasonable response to harsh reality, but over time, it can facilitate a spiral into an even worse situation. सो क्वेश्चन नंबर 11 हम कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब जो वन इंपॉर्टेंट सिम्टम है गवर्नेंस का वो यहाँ पर करप्शन है, क्योंकि आपने करप्शन देखा है बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका प्राइवेट प्रॉफिट है, अभी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर देखते आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर रहेगा वो आपका इफ़िशियंट गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट तो इफ़िशियंट होती है लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है मतलब वो अच्छे से वो नहीं कर पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, यहाँ पे जो स्पायरलिंग करप्शन होता है वो आपका कब होगा, तो जब आप प्राइवेट प्रॉफिट को प्रमोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया कि प्रेस काउंसिल कहाँ है इंडिया की, तो इट इज़ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 एंड दिस क्वेश्चन says that adjusting the photo for publication by cutting is technically known as, सभी को पता है कि फोटो का कटिंग अगर किया जाता है तो वो फोटो कटिंग नहीं होता, फोटो ब्लीडिंग नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, आपका फोटो क्रॉपिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फीडबैक जो होता है मैसेज का वो कहाँ से आता है, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, collection of information in advance before designing communication strategy is known as, communication strategy को डिज़ाइन करने से पहले जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो वह आपका कहलाता है ओपिनियन पोल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सेज दैट द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ टीवी स्क्रीन, तो टीवी स्क्रीन का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है दैट इज 4:3। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका सीक्वेंस बेस्ड है। ठीक है, रीजनिंग से आ गए क्वेश्चंस, तो नंबर यहाँ पर बताना है आपको जो कि सीक्वेंस में अब आएगा आगे, तो देख लीजिए। मतलब सीक्वेंस हमें ही पता लगाना होता है कि किस तरह से हो सकता है, अपना माइंड यूज़ करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 और 8 इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर है, 8 है। फिर यहाँ पर 8 है और मान लीजिए इस 8 और इस 8 के बीच में कौन सा नंबर है, 8 है। फिर आपका 8, 7, 8, 6, तो अब आपका 7 और 8 के बीच, 6 के बीच में कौन सा नंबर है, 8 है। तो अब आपके 6 और यहाँ पर अगर कोई भी नंबर मान लीजिए 0 मान लीजिए, तो इनके बीच में क्या आएगा, आपका 8 ही आएगा। यानी कि 6 के बाद अब आपका कौन सा आने वाला है, 8 आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कि अगर किसी भी एक लैंग्वेज में जो ट्रिवेंड्रम है इसको इस तरह से कोड करते हैं तो मद्रास को कैसे कोड करेंगे उसी लैंग्वेज में। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, ट्रिवेंड्रम। अब इसको आप कोड कर लीजिए, 2, 5, 9, 5, 3, 5, 4, 7, 5, 8 कर लिया। अब हम नीचे मद्रास लिख लेते हैं। अब इसके नीचे कोडिंग करेंगे। देखिए, M स्टैंड फॉर 8, A स्टैंड फॉर 3, D स्टैंड फॉर 4, R 5, ए आपका अगेन 3 है। अब आप एस देख रहे होंगे कि एस यहाँ पर नहीं मिल रहा है, लेकिन अब एस क्या हो सकता है, तो देखिए आर जो है कि उसके लिए कोडिंग क्या इस्तेमाल की गई है, 5 इस्तेमाल की गई है। इसका मतलब आपके आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद आपका एस आएगा। तो एस के लिए आप कोडिंग क्या इस्तेमाल कर सकते हो, 6 इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया है इसलिए। ठीक है, सो यहाँ आपका हो जाएगा 6। अब तो करेक्ट आंसर जो आपका रहने वाला है यहाँ पर दैट इज 8, 3, 4, 5, 3, 6 एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कि द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय फैक्टोरियल एनालिसिस, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर फैक्टोरियल एनालिसिस के द्वारा करना है किसी भी क्वांटिटेटिव डाटा का, तो यहाँ पर वो किसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। क्या एक्स रिलेटेड है वाई से, इसको वो एक्सप्लेन करेगा। कैसे एक्स रिलेटेड है वाई से, इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड हाउ डज एक्स अफेक्ट, और कैसे एक्स अफेक्ट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल वाई को अलग अलग लेवल्स पे। ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के और एम के, तो इसको भी एक्सप्लेन करेगा। लेकिन कैसे एक्स जो है वो के द्वारा एम से रिलेटेड है, ये जो है फैक्टोरियल एनालिसिस में नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कि जनवरी 12 1980 को बता दिया कि क्या था, सैटरडे था। अब ये जो ईयर है, अब दूसरा पूछा है आपसे कि जनवरी 12 1979 को आपको बताना है। तो ये जो ईयर है 1979, ये आपकी कैसी ईयर है, ये आपकी ऑर्डिनरी ईयर है। तो जब ये आपकी ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, इसके पास आपके 1 ऑड डे होता है। कितना ऑड डे होता है, 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो दिन आपका 12 जून 1980 को था, उससे एक दिन पहले जो होगा आपका, पहले जो दिन होगा वो दिन आपका 1979 में होगा, क्योंकि 1 ऑड डे, अगर 2 ऑड डे होते तो 2 दिन पहले होता। तो यानी कि जब 1980 को सैटरडे है, इसका मतलब 1979 को कौन सा दिन रहा होगा, तो उस दिन फ्राइडे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कि हाउ मैनी मंडेज आर देयर इन अ पर्टिकुलर मंथ। एक पर्टिकुलर मंथ में कितने मंडेज होंगे एक पर्टिकुलर ईयर के। अगर जो मंथ है वो आपका वेडनेसडे से एंड हो रहा है तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, दैट इज़ 4। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।